हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो और स्वागत है आपका आज के इन्फॉर्मेटिव सेशन में, जिसका आप सभी को इंतजार था। सर जीएसटी पोर्टल पर कब चलेंगे हम और पोर्टल पे काम कब करेंगे। तो जीएसटी पोर्टल के ऊपर आज मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूं जीएसटी पोर्टल का, किस तरीके से वो जीएसटी पोर्टल आपका रहता है। मैं आपको जो ओवरव्यू दूंगा वो एक रेगुलर टैक्स पेयर का रहेगा और साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देता चलूँ। जीएसटी पोर्टल जो होता है जिसपे हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं वो हमारा होता है सेपरेट। इसके अलावा ई वे बिल का सेपरेट पोर्टल होता है और ई इनवॉइस का सेपरेट पोर्टल होता है। और इसके अलावा एक पोर्टल और होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ सर्विस पोर्टल। टोटल ये 4 तरीके के जीएसटी पोर्टल्स होते हैं। पहला जीएसटी पोर्टल जिसपे आपकी सारी रिटर्न फाइलिंग होगी, रिफंड है, अपील है, ये सारे काम होंगे इस जीएसटी पोर्टल पर, जिसको हम मेन जीएसटी पोर्टल भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा ई इनवॉइस का पोर्टल रहता है। ई इनवॉइस के पोर्टल के ऊपर क्या होता है, आप ई इनवॉइस बनाते हैं, जनरेट करते हैं। तो सर आप ई इनवॉइस नहीं सिखाओगे, ई इनवॉइस के लिए मेरे ई इनवॉइस वाले सेशंस आप रेफर कीजिए। ई इनवॉइस सेशंस के अंदर मैंने डिटेल में ई इनवॉइस बनाना, किस तरीके से आपको बनाना होता है, ई इनवॉइस पोर्टल के ऊपर वो सिखाया हुआ है। इसके अलावा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू टैली वगैरह से कैसे ई इनवॉइस बनता है, मैंने वो भी वहाँ पर सिखाया हुआ है, उसको आप रेफर करेंगे। सर ई वे बिल तो आप ज़रूर सिखाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सिखाऊंगा, बट आज के सेशन में नहीं। ई वे बिल के लिए आप मेरे ई वे बिल के सेशंस देखिए, जहां मैंने डिटेल में ई वे बिल बनाना सिखाया हुआ है ई वे बिल पोर्टल के ऊपर। और ई वे बिल आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वगैरह से भी बना सकते हैं, वो भी मैंने वहाँ पर सिखाया हुआ है। तो सर आज के सेशन में आप किस चीज़ पर चर्चा करोगे। हमारे 2 पोर्टल रह गए हैं जिस पर मुझे चर्चा करनी है। एक मेरा मेन जीएसटी का पोर्टल, इसका मैं ओवरव्यू देने वाला हूं, और एक सेपरेट सेशन रखूंगा मैं सेल्फ सर्विस पोर्टल के लिए। तो ये 2 सेशंस आपके रहेंगे, बट आज के सेशन में फोकस करेंगे इसी पोर्टल के ऊपर जो आपको दिख रहा होगा, जो कि है gst.gov.in। ऑफिशियल जीएसटी का पोर्टल यही रहता है, इसके ऊपर ही आपको सारे काम करने होते हैं। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया है। लॉगिन से पहले आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको एडवाइजरी मिल जाएगी। आप व्यू ऑल पे जाएंगे तो ये सारी एडवाइजरी आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आप मंथ वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, या आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सर्च करके भी वो स्पेसिफिक जीएसटी की एडवाइजरी जो है वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो दोबारा होम पे चलते हैं, तो यहाँ आपकी जीएसटी की एडवाइजरी आ गई, ये टॉपिक्स आ जाएंगे, कुछ हेल्पलाइन नंबर आ जाएगा। हेल्पलाइन नंबर पे वैसे भी आपको क्या आंसर मिलेगा वो मैं आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल में बताऊंगा कि हेल्पलाइन नंबर का क्या रहता है। बाकी ग्रीवेंस रिडेसल जो आपको दिख रहा है ये आपका सेल्फ सर्विस पोर्टल रहता है। अब वो मैं आपको सेपरेट सेशन में सेल्फ सर्विस पोर्टल के बारे में बता दूंगा, कैसे आपको वहाँ पर लॉन्च करनी होती हैं अपनी क्वेरीज वगैरह। और उसके बाद अपकमिंग ड्यू डेट्स जो आपकी रहती है वो यहाँ दिखाएगा, और जो नीचे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन बाकी सारी दिखा देगा। सो ये आपका जीएसटी पोर्टल होता है। अच्छा, जीएसटी पोर्टल जो होता है ना वो वर्किंग के लिए होता है। एक पोर्टल और होता है, वो मैंने वैसे आपको पहले थ्योरी वाले सेशन में समझाया हुआ है, जो कि है टैक्स इन्फॉर्मेशन। सीबीआईसी का पोर्टल है taxinformation.cbic.gov.in। आपको जीएसटी एक्ट पढ़ना है, जीएसटी के रूल्स पढ़ने हैं, या फिर जीएसटी का कोई नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, इंस्ट्रक्शंस है, अगर वो सर्च करना है तो उसके लिए ये वाली वेबसाइट होती है जिसको हम बोलते हैं taxinformation.cbic.gov.in। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होती हैं जो आपको बुक मार्क करके रखनी है अपने कंप्यूटर पर, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे जीएसटी में जाके आप जीएसटी के लॉ पढ़ सकते हैं, जो भी लॉ, रूल, रेगुलेशंस, फॉर्म्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स हैं, जो भी चीज़ आपको पढ़नी है डिटेल में बेयर एक्ट की हेल्प से। आप मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे कोई बुक रेफ़र कर दीजिए या मैं लॉ कहाँ से पढूं। दिस इज़ द रिसोर्स। इससे बेस्ट अपडेटेड और लेटेस्ट रिसोर्स कहीं नहीं मिलेगा। पूरा इंटरनेट छान लेना, कोई भी बुक ले लेना। बुक में क्या रहेगा, एक बार परचेज करोगे 2 महीने बाद अमेंडमेंट आएगी, कोई चेंज आएगा, तो वो चीज़ बुक्स के अंदर कैसे अपडेट हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर वो रियल टाइम में अपडेट भी होती रहती है। और मैं खुद पर्सनली भी जब भी मुझे कोई भी बेयर एक्ट रीड करना होता है, कोई भी प्रोविज़न समझना होता है या रिसर्च करनी होती है, तो मैं इसी पोर्टल का यूज़ करता हूँ, जो कि है टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला रिसोर्सेज के लिए, लर्निंग के लिए, इसलिए मैंने आपको ये वाला पोर्टल साथ के साथ बता दिया है। चलिए हम चलते हैं अपने जीएसटी पोर्टल की तरफ। और जीएसटी पोर्टल पर यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आप देखेंगे सबसे पहले सर्विसेज आ जाएगा। अब मैं पहले एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि बिना लॉगिन किए आप क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर जीएसटी पोर्टल के ऊपर ले सकते हो। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन आप यहाँ डाल सकते हो, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। एंड इसके अलावा होम स्टेट जीएस के सिलेक्शन फॉर प्रोमोटर या डायरेक्टर के लिए ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें
पेमेंट के अंदर तो चालान वगैरह जनरेट आप कर सकते हो। चालान यहाँ से जनरेट हो जाएगा आपका। चालान के लिए आपको यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डाल के प्रोसीड करना होगा। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ से चालान बनाओ। चालान बनाने के लिए लॉगिन करो फिर चालान बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी आपको फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पर भी दी हुई है। उसके अलावा यूज़र सर्विसेज के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर आपको HSN कोड सर्च करना है तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि आपकी कई बार कन्फ्यूज़न आ जाती है कि सर हमारी गुड्स का HSN कोड क्या है, हमको मिल नहीं रहा। तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अपना डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए और आपका जो भी HSN कोड है 6 डिजिट का, 8 डिजिट्स का, डिस्क्रिप्शन में आप सेलेक्ट करेंगे, गुड्स का डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो वो आपका आ जाएगा। अदरवाइज ये एक्सेल फॉर्मेट आपको मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हमने सेव कर लिया। यहाँ पे आपको HSN कोड मिल जाएगा और आइटम का डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। क्या आइटम है, उसका HSN कोड क्या है, वो यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, रेट आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा। रेट के लिए फिर आपको रेट के लिए मैंने एक सेपरेट सेशन भी बनाया है कि आपको रेट कैसे सर्च करना होता है जीएसटी का। तो वहाँ से आप रेट सर्च करते हैं। बेसिकली आपको जो हमारा सर्कुलर है, अभी लेटेस्ट वाला सर्कुलर जो अमेंडमेंट है, उसके बाद आपको जो लेटेस्ट वाला सर्कुलर नहीं है, वो नोटिफिकेशन है, उसको रेफ़र करना होता है। रेट्स की, हमारी जीएसटी रेट्स की नोटिफिकेशन है, उससे ही आपको एग्जैक्ट और सही रेट मिलेगा। अदरवाइज़ आप चैट जीपीटी और गूगल की हेल्प से रेफरेंस ले सकते हैं। मेरे वाला सेशन देख लीजिएगा, जीएसटी रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने उसके लिए एक सेपरेट सेशन ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको HSN कोड तो मिल ही जाएगा कि आपकी गुड्स के ऊपर कौन सा HSN नंबर अप्लाई होगा, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद सर्विसेज में और भी काफ़ी सारी चीज़ें। यूज़र सर्विसेज में हॉलीडे लिस्ट आ जाएगा। अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशन अगर यूज़र आईडी जनरेट करना चाहता है वो जनरेट कर सकता है। अगर आप लोकेट करना चाहते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर को, वो आप लोकेट कर सकते हैं। और कॉज लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। एडवांस रूलिंग आपको सर्च करनी है, एडवांस रूलिंग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। वेरीफाई, रिफ़ंड का नंबर आप वेरीफाई करना चाहते हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा रिफ़ंड के एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ई वे बिल है, एप्लीकेशन स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जीएसटी लॉ आपको पढ़ना है, जीएसटी लॉ पढ़ सकते हैं। सीबीआईसी की वेबसाइट आपको दी हुई है, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, वही वेबसाइट है ये। टैक्स इन्फॉर्मेशन वाली हमारी वेबसाइट होती है, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड बाकी स्टेट वेबसाइट इसलिए क्योंकि अगर आपको किसी स्टेट का लॉ पढ़ना है, जैसे दिल्ली का लॉ पढ़ना है, तो स्टेट वेबसाइट में जा करके पढ़ना होगा। तो वो यहाँ पर आपको स्टेट वेबसाइट पे जाना है। अब स्टेट वेबसाइट कहाँ है, जैसे मैं दिल्ली की अगर आपको ओपन करके दिखाऊँ तो ये दिल्ली का यहाँ से ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ से आप दिल्ली का जो भी जीएसटी है और उसके जो अपडेट्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। नाउ उसके बाद डाउनलोड्स इंपॉर्टेंट होता है। डाउनलोड के अंदर आपको ऑफलाइन टूल्स मिलते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफलाइन टूल है जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। इसमें से कई सारे ऑफलाइन टूल पर हम खुद भी काम करेंगे। मैं आपको उसकी प्रैक्टिकल वर्किंग भी दिखाऊंगा आगे वाले सेशंस में, किस तरीके से आपको उस पर काम करना है। जैसे रिटर्न ऑफलाइन टूल होता है, तो रिटर्न ऑफलाइन टूल के अंदर आपकी जो GSTR 1 होती है वो आप रिटर्न ऑफलाइन टूल के अंदर जो है उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑफलाइन टूल आपको मिलते हैं। 9C के भी मिलेंगे, SRM मिलेगा आपको, GSTR 8 के लिए मिलेगा, और ITC के लिए भी आपको यहाँ पर कई सारे ऑफलाइन टूल्स मिलते हैं। GSTR 3B के लिए भी ऑफलाइन टूल है, लेकिन 3B तो ऑनलाइन ही फाइल होती है क्योंकि डेटा उसमें ऑलमोस्ट ऑटो पॉपुलेटेड डेटा ही आता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट काफ़ी सारे आपको यहाँ पर ऑफलाइन टूल जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ जैसे जैसे रिस्पेक्टिवली ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो सारे ऑफलाइन टूल भी साथ के साथ यूज़ करना सिखाऊंगा, कैसे उसमें डेटा डालना है, किस तरीके से उसमें काम करना है आपको। ठीक है, ये जीएसटी के स्टैटिक्स हैं। स्टैटिक्स अगर आप देखना चाहते हो कि कब कितना टर्नओवर था, वो यहाँ से आप देख सकते हो। कोई टैक्स पेयर सर्च करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट सर्च होता है ये टैक्स पेयर सर्च। इसके लिए भी आपको लॉगिन की ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं आपको लॉग आउट वाला ही दिखा रहा हूँ, लॉगिन वाला थोड़ी देर में दिखाऊंगा, उसमें और डिटेल में चीज़ें आपको मिलेंगी। सर्च टैक्स पेयर इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप जीएसटी नंबर से, किसी के पैन नंबर से, किसी टेम्प्रेरी ID से, या कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन को, ये 4 तरीके की सर्च आप यहाँ पर कर सकते हो। तो जीएसटी सर्च तो मैं हमेशा ही मतलब बहुत कॉमनली यूज़ करता हूँ मैं जीएसटी सर्च। जब भी मुझे कोई जीएसटी वेरीफाई करना होता है, चेक करना होता है उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर जैसे आप डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका एड्रेस क्या है, क्या नेम है, और बिजनेस नेम क्या है, सारी डिटेल्स। रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस भी इवन यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितनी रिटर्न्स उसने फाइल की हैं, कितनी रिटर्न्स उसने फाइल अभी तक नहीं की हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यू विल गेट हेयर ऑन दिस पोर्टल ओनली। और अगर आप सर्च टैक्स पेयर में जाएंगे तो पैन नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, या जीएसटी नंबर में कई बार क्या होता है लास्ट की डिजिट गलत हो जाती है, तो उसमें बीच में से आप 10 डिजिट्स का पैन नंबर पिक कर लीजिए, और पैन नंबर डाल के आपको सही जीएसटी नंबर मिल जाएगा। सही डिटेल सारी की सारी यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सर्च टैक्स पेयर हो गया। हेल्प में जीएसटी सेल्फ सर्विस पोर्टल, ये मैं आपको
ये रहा जीएसटी रिड्रेसल पोर्टल, सेल्फ सर्विस पोर्टल मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब एक काम करते हैं, लॉगिन करते हैं सबसे पहले, और लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको जीएसटी पोर्टल के अंदर जो है उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू देता हूँ, कौन कौन से लेजर्स उसके अंदर होते हैं, कैसे आपको जीएसटी पोर्टल पे काम करना होता है। यस गाइस, सो वेलकम टू जीएसटी पोर्टल। हमने जो है जीएसटी कॉमन पोर्टल इसको बोला जाता है, तो इस पर हमने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डैशबोर्ड है, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड सर्विसेज जीएसटी लॉ डाउनलोड सर्च उसी टाइप का आ रहा है जो भी थोड़ी देर पहले आ रहा था, लेकिन इसके अंदर अब डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। सबसे पहले आप देखिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस। रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस आपका क्या चल रहा है, जो ग्रीन मार्क्ड है इसका मतलब आपने वो रिटर्न जो है वो सारी की सारी क्या कर दी है, फाइल कर दी है। जो रेड मार्क्ड है, रेड वैसे हमारे में मार्क नहीं है, रेड का मतलब होता है कि आपने लेट कर दिया वो रिटर्न। येलो मार्क का मतलब होता है कि आपकी ड्यू है वो रिटर्न, मतलब आपको टाइम से फाइल करनी है वो। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, क्रिएट चालान जनरेट कर सकते हैं, नोटिस देखना है वो नोटिस देख सकते हैं, एनुअल रिटर्न का भी यहाँ पर आपका आ सकता है, और कंटिन्यू टू डैशबोर्ड है तो वो भी आप जाएंगे जहाँ पे आपको लेजर्स दिखाएगा। अभी लेजर के बारे में भी बताऊँगा मैं आपको। राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको नेम और जीएसटी नंबर आपका दिख जाएगा। व्यू प्रोफाइल में जाकर के आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, क्या नेम है, क्या ईमेल आईडी है, क्या एड्रेस है, क्या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई है, कौन सा बैंक अकाउंट आपका लिंक हो रखा है नहीं हो रखा, वो सारी चीज़ें आप माई प्रोफाइल में जाकर के चेक कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ क्विक लिंक दिए होते हैं आपको यहाँ पर, जिसमें कैश लेजर का बैलेंस क्या है, लायबिलिटी लेजर, लेजर्स के बैलेंस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके लेजर के बारे में भी समझाऊंगा। तो अब जो है सर्विसेज पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन के अंदर आप देखेंगे अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखी होंगी। लॉग आउट के टाइम पे इतनी सारी फंक्शंस अवेलेबल नहीं थे, अब हमारे पास एक्स्ट्रा फंक्शंस अवेलेबल हो गए हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आ गया है, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन है, जियो कोडिंग, बिजनेस एड्रेस की जियो कोडिंग करना भी ज़रूरी है, उसका भी ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। अब अमेंडमेंट भी है। अमेंडमेंट से रिलेटेड बेसिकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया होगा, जीएसटी में दो तरीके से अमेंडमेंट होती हैं, एक होती है कोर फील्ड के अंदर, एक होता है नॉन कोर फील्ड के अंदर। तो कोर फील्ड मतलब जो जैसे आपको अपना एड्रेस चेंज करना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज करनी है तो वो कोर फील्ड के अंदर आती हैं। दूसरा आपको जैसे बैंक डिटेल ऐड करनी है तो बैंक डिटेल नॉन कोर फील्ड के अंदर आती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो कोर फील्ड में एडिट होता है, और नॉन इंपॉर्टेंट फील्ड है नॉन कोर फील्ड में एडिट होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो कोर फील्ड की अमेंडमेंट आप फाइल करते हो अपने जीएसटी नंबर के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर, वो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाती है और वो उसको चेक करता है, एक बार वेरीफाई करता है, तब वो अप्रूवल के लिए जाती है। और जो नॉन कोर वाली होती है वो सिस्टम अप्रूवल हो जाती है, जैसे आप डिटेल डालेंगे तो सिस्टम एक बार अपना वैलिडेशन चेक लगाता है, उसके बाद नॉन कोर वाली एप्लीकेशन आपकी बहुत जल्दी अप्रूव हो जाती है। बस ये फ़र्क होता है दोनों में। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर ऑप्ट इन फॉर कंपोजिशन लेवी। अब बिकॉज मैंने जो ये लॉगिन किया है रेगुलर टैक्स पेयर का किया है, मैंने आपको बताया था दो तरीके के टैक्स पेयर होते हैं, एक होता है रेगुलर टैक्स पेयर, एक होता है कंपोजिट लेवी वाला टैक्स पेयर सेक्शन 10 वाला। तो ये रेगुलर वाला है, इसीलिए हमको यहाँ एप्लीकेशन दिखा रहा है कि ऑप्ट इन फॉर कंपोजिशन लेवी अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर मैं कंपोजिट डीलर का लॉगिन करूँगा तो दिखाएगा ऑप्ट आउट फ्रॉम कंपोजिशन लेवी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन लेवी, ये वाला ऑप्शन उसके लिए एप्लीकेबल होगा अगर उसको विड्रॉ करना है तो। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से आपको दिख जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस आपको डिक्लेयर करना होता है, बेसिकली ये वाला फंक्शन जो है अभी रिसेंटली ऐड किया गया। जो टोबैको और सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको अपना स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद अगर आपको अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवाना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर GST REG 16 मूव करनी होती है। रजिस्ट्रेशन के सेशन में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ से वो एप्लीकेशन मूव की जाती है। देखो, मैं आपको आज के सेशन में केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट मत करना है कि मैं आपको जाकर के अमेंडमेंट करके दिखाऊंगा या अंदर कर जाके दिखाऊंगा। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू का सेशन है, पूरे पोर्टल का ओवरव्यू दूंगा। पहली चीज़ तो ये, आज के सेशन में मैं आपको सारी टैब्स क्या क्या काम आप इस पर कर सकते हो उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है, और कहाँ जाके वो करना होता है वो पता चल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की टैब आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप चलते हैं लेजर्स की तरफ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, बिकॉज बहुत सारे नए नए लेजर अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं जीएसटी पोर्टल के ऊपर, एंड इन सभी लेजर्स को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से लेजर जो है वो काम करते हैं। सबसे पहले आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर किस तरीके से होता है, जैसे आपने कभी ऐप यूज़ किए हैं, ऐप के अंदर क्या करते हो आप, जैसे पैसा डालते हो तो वो वॉलेट होते हैं, जैसे पेटीएम वगैरह के वॉलेट होते हैं ना, पेटीएम और फ़ोनपे के वॉलेट, आप उस वॉलेट में जैसे कैश लोड करते हो और उस वॉलेट से फिर आप क्या कर सकते हो, आगे फर्दर पेमेंट कर
सकते हो। इसी तरीके से जो जीएसटी का वॉलेट होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। इसके अंदर आप जाएंगे तो इसमें आपको बैलेंस दिखाएगा कि भाई आपका अभी का जो बैलेंस है, करंट बैलेंस, वो क्या बैलेंस आ रहा है, वो यहाँ पर दिखाएगा कि ये आपके इसका बैलेंस आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अगर आपको एक पीरियड का चाहिए, जैसे मैं आपको एक पीरियड का कैश लेजर दिखाता हूँ, स्लैश सपोज 1 दिसंबर से लेकर के और कल तक का। अब इस पीरियड का कोई कैश में पहले से पैसा ही नहीं आया, ये क्या बात हुई भाई। 1 नवंबर से कर लेते हैं सर्च। तो ये देखिए, अब ये लेजर है, इस लेजर का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि इस लेजर के अंदर पैसा कैसे आया होगा, कैसे पैसा गया होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्यों समझते हैं? देखो, कई बार क्या होगा ना, आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन डालोगे और आपसे बोलेगा, वो बोलेगा, प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा कि भाई अपना कैश लेजर मेरे को निकाल करके भेज दो। मेरे पास बच्चों की क्वेरी आती है कि सर कैश लेजर कहाँ से निकालें। इस तरीके से आपको पीरियड सर्च करना होता है, आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। आपको पीडीएफ में सेव करना है, पीडीएफ में कर लो। एक्सेल में सेव करना है, एक्सेल में सेव कर लो। जैसे पीडीएफ सेव करोगे तो ये आपका इस पीरियड का कैश लेजर आ जाएगा। दिस इज़ योर कैश लेजर। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, कैश लेजर के ऊपर किस तरीके से बैलेंस आता है, किस तरीके से बैलेंस जाता है। ठीक है, देखो एंट्री वाइज मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मैंने एक, आप ये समझो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो कैश लेजर है ये क्या, एक तरीके का वॉलेट है। ठीक है, आप इसमें पैसा डालते हो, लेकिन इस वॉलेट से आप क्या पेमेंट कर सकते हो, जीएसटी की पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। थोड़ा सा और जूम इन करते हैं इसको ना, होगा ही नहीं क्या, मैक्सिमम जूम इन हो गया भाई, ये इससे ज़्यादा जूम इन नहीं होगा। चलो नेवरदलेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जी, 15 नवंबर को मैंने एक एंट्री डाली, इस टाइम को 15 नवंबर 2025 को, ये उसका रेफरेंस नंबर है। और अमाउंट डिपॉजिट किया मैंने, ध्यान से नोट करना, मैंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया। अब अमाउंट जब मैंने डिपॉजिट किया तो वो यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? कंफ्यूज तो नहीं हो? यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? देखो, जिस तरीके से आपका बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में जब पैसा जाता, वैसे 11th क्लास में हम ये पढ़ते थे, बट बिकॉज मैं लेजर समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं वो वाले कंसेप्ट दोबारा रिपीट करूँगा। मेरे सेशन से ये मत समझना कि मैं खाली प्रोफेशनल के लिए बना रहा हूँ। मैं माइंड में उस स्टूडेंट को भी लेकर के चल रहा हूँ जो अभी बीकॉम कर रहा है या सीए कर रहा है, जिसने शायद ये लेजर ना देखा हो, जिसने शायद कभी काम ना किया हो सकता है आप डेली काम कर रहे हो तो आपके लिए तो ये बच्चों वाली चीज़ें हो, लेकिन हो सकता है ना ऐसे कोई स्टूडेंट्स भी मेरे सेशंस देख रहा हो। तो मैं ओवरऑल कवरेज लेकर के चलूँगा कि उस स्टूडेंट को भी चीज़ें समझ में आए, और एक वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप हैं तो आपको तो ऑलरेडी चीज़ें पता है, तो आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, 11th क्लास में कंसेप्ट होता है। देखो, आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी देखी है, बैंक स्टेटमेंट देखिए। बैंक स्टेटमेंट में जब पैसा जाता है, मुझे आंसर आप चाहिए, आप गए बैंक में, आपने अपने बैंक में 50,000 रुपये डिपॉजिट करवाए, आपकी बैंक स्टेटमेंट के कौन से साइड में वो पैसा जाएगा बताइए? क्रेडिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू? क्रेडिट साइड में जाएगा। क्यों जाएगा क्रेडिट साइड में? बैंक के लिए, क्योंकि ये लेजर किसका है? ये लेजर बैंक, ये तो चलो जीएसटी पोर्टल का है, अभी बैंक की बात करते हैं। वो बैंक स्टेटमेंट बैंक बना रहा है, तो बैंक अगर क्रेडिट कर रहा है मतलब बैंक को पैसा देना है, बैंक को पैसा देना है। मैंने पैसा दिया, बैंक को दिया, तो मेरी बैंक स्टेटमेंट तो मेरी है, बट बैंक के लिए वो क्या हो गई? बैंक के लिए तो वो उधारी हो गई, तो बैंक उसको क्रेडिट कर देता है। सिंपल टर्म्स में समझाऊं, आप अपनी जब बैंक स्टेटमेंट देखते हो, बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट आता है, क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट में मैसेज आया है कभी? सैलरी आती है, सैलरी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो बैंक क्रेडिट करता है अपने अकाउंट्स में आपको, मतलब बैंक को आपको पैसा वो देना है, इसीलिए बैंक उसको क्रेडिट करता है। सेम वही वाला 11th क्लास का एक कंसेप्ट होता है जो मैं बच्चों, हम पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे। मैं मतलब जब मैं बीकॉम में था तो मैंने बच्चों को पढ़ाया है। जीएसटी पोर्टल पर भी भाई वही सीन तो है। ये जीएसटी का जो लेजर है, ये लेजर कौन बना रहा है? गवर्नमेंट मान लो, सीबीआईसी बोल लो, या जीएसटी डिपार्टमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, आपने पैसा इस लेजर में जमा करा दिया। जब मैंने चालान बना के जब मैंने इस लेजर में पैसा जमा कराया, तो वो यहां पर क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। जैसे बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है, उसी तरीके से जब मैं जीएसटी पोर्टल पर पैसा जमा कराता हूं तो जीएसटी पोर्टल में वो चीज़ क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। कितना अमाउंट था? ये रहा भाई, मेरा 1,11,857 का मैंने यहाँ पर टैक्स पे किया। बाकी इंटरेस्ट पेनल्टी जो चीज़ें हैं ये चालान की हेल्प से यहाँ फिल होके आ जाती है। टोटल इतना पैसा मैंने क्या करा? बैंक में जीएसटी पोर्टल पर डिपॉजिट कर दिया, तो जीएसटी पोर्टल ने उसको क्रेडिट कर दिया। ये टोटल क्रेडिट अमाउंट आ गया। बोलिए, ठीक है?
उसके बाद अब मुझे बताओ, जब आप ये आपने पैसा चालान के थ्रू डिपॉजिट करवा दिया, अब जीएसटी पोर्टल उसको क्या करेगा, जब मैं जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। जीएसटीआर 3B में जब हम सेट ऑफ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो उस टाइम पे हमसे पूछता है कि आप इस अमाउंट को कैश लेजर के अंदर ट्रांसफर करने जा रहे हो, क्या आप अग्री करते हो, तो आप वहां पे ओके करोगे। हर कोई ओके करता है, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। जैसे ही वहां आप ओके करोगे, आपके कैश लेजर से वो पैसा माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डेबिट होगा। क्या एंट्री जाएगी लेजर के अंदर? मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इन लेजर्स में ना, थोड़ा सा टाइम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो ये पैसा आपके जीएसटी पोर्टल का जो कैश लेजर है उसमें डेबिट हो जाएगा। तो देखो, अक्टूबर मंथ का जो मैंने टैक्स पे करा, ये अक्टूबर मंथ का मैंने टैक्स पे करा, एक आरसीएम का, एक अदर देन आरसीएम का। तो दोनों एंट्री यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हो रही है, ये भी डेबिट हो रही है एंड ये एंट्री भी डेबिट हो रही है। दोनों एंट्री मेरी डेबिट हो गई, ये उसका अमाउंट हो गया। और ये अमाउंट होने के बाद मेरा, आप अगर बैलेंस देखेंगे तो बैलेंस कितना आ गया, इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट यहाँ पर इन्होंने लिया है, तो बैलेंस मेरा यहाँ पर जीरो बैलेंस आ गया कि वो पैसा, जो पैसा मैंने डिपॉजिट किया वो मेरे यहाँ पर एडजस्ट हो गया, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना है, जीरो आ गया। अब अगर आप एक्स्ट्रा पैसा जमा कराओगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज आपका क्लोजिंग बैलेंस देखोगे तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, यहाँ चेक करो, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो मेरा ये जो लेजर है इस पीरियड के लिए, जो ये पीरियड है इसके लिए पूरा जीरो हो रखा है, मैच हो रखा है। ठीक है, कैश लेजर आपको समझ में आ गया। कैश लेजर किस तरीके से काम करता है, ये सारी आपकी यहाँ पर एंट्रीज ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, मैंने आपको पीडीएफ डाउनलोड करके दिखा दी है वो चीज़। राइट सर, कैश लेजर हमको समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया कैश लेजर किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है जो मैं आपको कैश लेजर के साथ साथ समझाऊंगा, PMT09। अब PMT09 का मतलब क्या होता है? PMT09 का मतलब ये होता है, कई बार क्या होता है कि गलत लेजर में, पहले होता था, मैं बता रहा हूँ, देखो अब ये सारी चीज़ें आपको कब पता होती हैं, जब आप स्टार्टिंग से जुड़े हो ना जीएसटी से, तब आपको पता होती हैं। अब पहले क्या होता था, कई बार चालान हमको मैन्युअली बनाना होता था, ऑटोमेटिक नहीं होता। जैसे आजकल जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिक हो गया, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, पहले मैनुअल होता था। अब मैनुअल में कई बार गलती पता है क्या होती थी कि भाई हमने सी और एस के अंदर पैसा डाल दिया और आई में पैसा डाला नहीं, और टैक्स हमारा आई का बन रहा था, या वाइसा वर्सा हो जाता है, आई में पैसा डालना था हमने सी और एस में डाल दिया, या सी और एस में डालना था हमने आई में डाल दिया, गलत लेजर में पैसा डाल दिया। किसमें? गलत लेजर में पैसा डाल दिया, एक लेजर में, या लेट्स सपोज मेरे पास आईजीएसटी में पैसा पड़ा हुआ है, आईजीएसटी में कैश, अभी मैं कैश की बात कर रहा हूँ, अभी मैं आईटीसी की बात नहीं कर रहा, मैं कैश की बात कर रहा हूँ। अभी मेरे पास कैश में पैसा पड़ा हुआ है लेकिन आईजीएसटी में पड़ा हुआ है, अब मेरी टैक्स लायबिलिटी बन रही है सी और एस की, तो भाई अब कैसे उसको एडजस्ट करवाएंगे? उसके लिए आप यूज कर सकते हो PMT09 का। ठीक है, PMT09 भी दो तरीके के आपको दिखेंगे। सर यहाँ पे तो हमको दो PMT09 दिख रहे हैं, दो क्यों दिख रहे हैं? देखो, एक PMT09 तो होता है जब आपको एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर करना है, यानी सी और एस से आई में करना है या आई से सी और एस में करना है, वो आप कर सकते हो PMT09 से। दूसरा होता है, कई बार क्या होता है, जैसे पूरे इंडिया में लेट्स सपोज मेरे 10 जीएसटी नंबर है, मुझे दिल्ली वाले जीएसटी पे चालान बनाना था, लेकिन मैंने कर्नाटका के जीएसटी पे जाकर के चालान बना के पे कर दिया। अब जीएसटी नंबर तो मेरा ही है, पैन नंबर तो मेरा ही है, पैन सेम है, बट वो जीएसटी नंबर मैंने अपना गलत डाल दिया है। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, उस अमाउंट को मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। पहले फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, डिपार्टमेंट को रिफंड के लिए डालो फिर यहाँ करो, उसमें बहुत सिरदर्दी होती थी। गवर्नमेंट ने समझा कि भाई सेम पैन है अगर, तो कोई वहाँ पर ऐसा फ्रॉड वाली बात तो है नहीं, तो सेम पैन है अगर तो आप अपने एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी पर लेजर ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसीलिए आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी पर कर सकते हो। मैं इसका भी एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले विद इन द सेम जीएसटी अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप, जैसे लेजर बैलेंस मेरे केस में तो ज़ीरो है, आप यहाँ कैसे करोगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसका मैं आइडिया दे देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब आप, ये चीज़ें कब काम आती हैं, जब आप फंसते हो ना कि भाई मेरे तो आई में पड़ा है, सी में कैसे ट्रांसफ़र करूँ, PMT09 की हेल्प से आपको ट्रांसफ़र करना होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला थोड़ा सा इसमें टाइम मैं दूंगा आपका, है ना, लेजर्स के अंदर थोड़ा टाइम दूंगा आपका। अब हमारे केस में तो खैर बैलेंस है ही नहीं, अगर आप देखोगे तो कोई बैलेंस है नहीं, फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे आपको ट्रांसफ़र करना है मेजर हेड से माइनर हेड में, ट्रांसफ़र फ्रॉम अकाउंट कौन से, आई से करना है, आई में से क्या ट्रांसफ़र करना है, टैक्स करना है, इंटरेस्ट करना है, फ़ी करनी है, पेनल्टी करनी है, अदर लेट्स सपोज टैक्स मुझे करना है। अब दिक्कत ये है कि मेरे केस में अवेलेबल अमाउंट ही ज़ीरो है, आपके केस में अगर है तो यहाँ पर वो अवेलेबल अमाउंट आ रहा होगा।
उसके बाद ट्रांसफर टू, किस में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। भाई मैं आई से सी में करना चाहता हूँ, सी में कितना करना चाहते हो, सी में मैं 100 रुपीज़ करना चाहता हूँ, वो करके आप सेव कर दीजिए। सेव करके ऐड करिए, सी में कर दिया, अब एस में भी करना है तो एस में भी सेम इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप प्रीव्यू कर लीजिए अपडेटेड बैलेंस, सेव करके इसको फाइल कर दीजिए। इसका मतलब इंटर हेड ट्रांसफर अगर आपको करना है तो आप PMT09 का ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे जो विद इन सेम GST दिया हुआ है तो। लेकिन अगर पैन नंबर सेम है और दूसरा GST नंबर गलती से डाल दिया है, उसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप जो अपना GST नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन दूसरा GST नंबर आपका कौन सा है। उसके बाद कितना बैलेंस आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर, हमारे पास बैलेंस है नहीं इसलिए यहाँ कुछ आएगा नहीं, वरना यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप PMT09 का यूज़ करेंगे। जो PMT09 आपने फाइल कर दिया उसको आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, कैश लेजर की मैंने आपको पूरी स्टोरी यहाँ पर बता दी है कि कैश लेजर किस तरीके से काम करता है। उसमें डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, ध्यान रखना। अगर आपका इसमें क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा वहाँ रखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये लेजर हमारा एक हो गया, कैश लेजर मैंने आपको समझा दिया। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कैश लेजर का होगी कहानी, अब क्रेडिट लेजर आ जाओ। क्रेडिट लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्रेडिट लेजर के अंदर क्या होता है कि क्रेडिट लेजर, जैसे आप हमारे केस में देखेंगे 100 रुपीज़ का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। आपके पास कितना बैलेंस है, क्रेडिट ITC का बैलेंस आपके पास कितना है वो यहाँ पर आता है। कई बार क्या होता है कि आपकी सेल नहीं हुई, जैसे आपने परचेज़ कर लिया या आपने कोई बहुत बड़ी कैपिटल असेट परचेज़ कर ली। अब कैपिटल असेट का इनपुट आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हो, जैसे ही आप बाय करोगे तो उसका इनपुट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सेल तो उतनी थोड़ी होगी। सेल तो आपकी वो एक कैपिटल असेट 5 साल तक चलेगी, 7 साल तक चलेगी, तो वो तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो सेल तो आपकी धीरे धीरे आएगी। तो उस केस में होगा क्या, आपका ITC ज़्यादा होगा और सेल कम हो जाएगी, तो उस केस में आपका ITC का बैलेंस बचेगा, वो ITC आपका यहाँ पर आता है। यहाँ पर भी फिगर कहाँ से आएंगे, GST का 3B की एक टेबल होती है, टेबल 6.1। बस नोट कर लो, ध्यान कर लो। जब हम 3B फाइल करेंगे ना तब मैं आपको ये चीज़ रिकैप कराऊंगा कि मैंने आपको एक बार क्रेडिट लेजर बताया था, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर वो इधर जाता है क्रेडिट लेजर के अंदर आपका बैलेंस। ठीक है, अगर आपको पूरा लेजर देखना है तो फिर से आप यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे लेट सपोज हम 1 नवंबर से लेकर के एंड 3 तक का डालते हैं, तो ये आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। ये सारी डिटेल्स आ जाएगी, कितना ITC यहाँ पर आया, कितना आपने यूटिलाइज़ किया। देखो अब यहाँ पर भी आप एक चीज़ ध्यान से देखना, जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसका मतलब क्या होगा, 2 बैलेंस आ रहे हैं आपके, एक क्रेडिट आ रहा है, एक डेबिट आ रहा है। क्रेडिट का मतलब क्या है, आपके ITC में अगर कोई बैलेंस क्रेडिट हो रहा है तो वो क्रेडिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब है कि उसका बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, आपके क्रेडिट का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आपकी असेट है, बेसिकली मैं बोलूँ आपकी असेट है वो। ITC आपकी क्या होती है, असेट होती है। अच्छा, डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या कि आप उस ITC को यूटिलाइज कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। 3B जब आप फाइल करेंगे, मैं आपको सेट ऑफ के रूल समझाऊंगा आगे जा करके, वहाँ पर ये टर्म यूज़ होगी, यूटिलाइज करना। एक होता है अवेल करना, एक होता है यूटिलाइज करना। जब आप अपने क्रेडिट लेजर के अंदर आपका कोई क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब आपने उस ITC को अवेल कर लिया है। जब आप उसको यूज़ करते हो, मतलब ये जब डेबिट की एंट्री पड़ी तो ये मैंने उसको क्या करा, यूटिलाइज किया। 3B में इसको दोबारा चर्चा करेंगे डिटेल में। ऐसे नवंबर में आप देखेंगे तो ये क्रेडिट हुआ और फिर ये डेबिट हुआ। क्रेडिट का मतलब मैंने अवेल कर लिया और डेबिट का मतलब मैंने उसको यूज़ कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। तो इस तरीके से आपका एक क्रेडिट लेजर का क्रेडिट लेजर जो है यहाँ से क्रिएट होता है। और 2 में जाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा, मतलब 100 रुपीज़ का हमारे पास अभी ITC बचा हुआ है। ठीक है, प्रोविजनल क्रेडिट बैलेंस 0 है और आजकल प्रोविजनल बैलेंस होता नहीं है क्योंकि वो अलाउ ही नहीं होता है। ब्लॉक क्रेडिट बैलेंस 0 है। ब्लॉक कब हो जाता है, कई बार ITC जो है डिपार्टमेंट है आपका ITC ब्लॉक कर देता है, या आपके GST पे कुछ सस्पेक्टेड एक्टिविटी होती है या कुछ हाई रिस्क में आपका केस जाता है, तो सबसे कुछ चीज़ें होती हैं जो डिपार्टमेंट सबसे पहले कर देता है। एक तो आपका ITC का क्रेडिट लेजर का बैलेंस ब्लॉक कर देगा, कई बार GST नंबर आपका सस्पेंड कर देगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको वो आपको क्लियर कराना होता है वो पॉइंट, फिर आपका जो है वो अनब्लॉक किया जाता है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के पास भी ये राइट होता है कि वो आपके क्रेडिट लेजर के बैलेंस को ब्लॉक कर दे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राइट सर, मूव ऑन, चलते हैं लेजर के ऊपर। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। अब लायबिलिटी लेजर किस तरीके से आता है, एक होता है
रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज़। अब रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी कौन सी होती है? जो GSTR 1 आप जैसे आपने फाइल की, तो GSTR 1 में जो भी आपने सप्लाई की, जो भी आउटवर्ड सप्लाई का डेटा है वो आपने वहाँ पर रिपोर्ट किया, B2B है, B2C है। उसके अलावा GSTR 3B के अंदर आप फाइल करते हैं RCM की जो इनवर्ड सप्लाई है, उस पर आपको टैक्स देना होता है, GST देना होता है। वो सारा आपका यहाँ पर आता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 25-26 अप्रैल से लेकर के और 25-26 जनवरी तक का दिखाता हूँ। करंट डेट तो दिसंबर तक का दिखा दे भाई। ये आ गया, ये आपका पूरा लायबिलिटी लेजर यहाँ पर आया है। लायबिलिटी लेजर इस तरीके से मैं इसको PDF में एक्सपोर्ट करूँ तो थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लेगा, बट इसको डाउनलोड होने देते हैं। मैं आपको लायबिलिटी लेजर पूरा का पूरा कंप्लीट लायबिलिटी लेजर दिखाता हूँ। ये आपका पूरा लायबिलिटी लेजर आएगा, ठीक है। अब लायबिलिटी लेजर में जब डेबिट हो रहा है, अभी लायबिलिटी किसकी है? डिपार्टमेंट की लायबिलिटी है। डिपार्टमेंट ने एक लायबिलिटी लेजर बनाया है, तो लायबिलिटी लेजर में जब वो डेबिट होगा, इसका मतलब आपके लिए वो क्रेडिट है। आपके लिए वो क्रेडिट है, मतलब आपको वो देना है सरकार को। ये डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना भाई, 11th क्लास के बच्चे इसको क्लियर करते हैं इन पॉइंट्स को। मैं आपको देखो, बैंक स्टेटमेंट जो होती है, अगर बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस है, उसका मतलब क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है कि बैंक को आपको पैसा देना है। GST कैश लेजर के अंदर अगर क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि GST डिपार्टमेंट को आपका पैसा देना है। अरे मेरा पैसा वहां रखा हुआ है, कैश लेजर एक वॉलेट ही तो है, उसमें पैसा मेरा रखा हुआ है। ITC लेजर में अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि GST डिपार्टमेंट को वो भी मेरी एसेट है। समझ रहे हो? जो पोर्टल के ऊपर कैश पड़ा है वो भी मेरी एसेट है। जो पोर्टल के ऊपर क्रेडिट में आ रहा है, जो ITC क्रेडिट में आ रहा है, वो भी मेरी एसेट है। और लायबिलिटी लेजर में जो चीज़ डेबिट में आ रही है, वो मेरे लिए क्या होगी? क्रेडिट मेरे लिए एसेट है, तो डेबिट मेरे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगी। डेबिट मेरे लिए क्या होगी? लायबिलिटी होगी, ठीक है। इसीलिए लायबिलिटी लेजर के अंदर जब कोई डेबिट में एंट्री जाती है, क्या समझे? लायबिलिटी लेजर के अंदर जब कोई डेबिट में एंट्री जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो टैक्स पेयर को पे करना है। वो सरकार की एसेट है, GST डिपार्टमेंट की एसेट है और मेरी लायबिलिटी है। इसीलिए GST डिपार्टमेंट जो लायबिलिटी लेजर बना रहा है उसमें डेबिट करेगा। तो यहां पर अदर देन रिवर्स चार्ज और रिवर्स चार्ज ये दोनों आ गया भाई, इतने आ गया। अब इसकी पेमेंट होगी, कैसे होगी? ITC से पे, दो तरीके से पे होता है टैक्स, या तो आप ITC से पे करो या कैश से पे करो। हम यूटिलाइज करते हैं, मैं आपको जब यूटिलाइजेशन सिखाऊंगा। अच्छा, ज़्यादा लोड मत लेना, बस अभी आप लेजर्स को समझो किस तरीके से लेजर काम कर रहे हैं। ये पूरी वर्किंग मैं आपको 3B के अंदर बताऊंगा, 3B से डेटा कैसे ड्राइव होता है। अब मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब मैं आपको बोलूंगा ना कि मैंने आपको समझाया था कैश लेजर के अंदर बैलेंस जाएगा, क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस जाएगा, वहाँ लिखा हुआ आएगा, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि वो उसका मतलब क्या है। इसलिए मैं आपको लेजर सबसे पहले समझा देता हूँ GST पोर्टल के साथ साथ कि लेजर किस तरीके से काम करते हैं। तो जो भी अमाउंट आपका लायबिलिटी जो भी बन रही है, वो आप या तो ITC से पे करोगे या फिर आप उसको कैश में पे कर दोगे। ये कैश में पे कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्रेडिट लेजर से वो पे हुआ, क्रेडिट लेजर से इतना पे हुआ, और ये कैश लेजर से आपका इतना यहाँ पर हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो टोटल बैलेंस हमारा ये आ गया, और उसमें से क्रेडिट लेजर से इतना पे हुआ और कैश लेजर से इतना पे हुआ, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा और आपका बैलेंस जीरो ही बचता है। वैसे लायबिलिटी लेजर का बैलेंस आपका कुछ बचेगा नहीं, वो जीरो ही बचेगा, क्योंकि लायबिलिटी आपको क्लियर करनी होती है। क्लोजिंग बैलेंस देखोगे तो वो जीरो आ जाएगा। अब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं, आपको मैनुअली यहाँ इतनी सिरदर्दी नहीं करनी होती। 3B में आप ऑटोमेटिकली चेक कर दोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। बट यू शुड नो कि किस तरीके से लेजर जो है वो काम करते हैं। चलिए सर, लायबिलिटी लेजर की आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई। अब चलते हैं अदर। अच्छा, लायबिलिटी लेजर में अदर देन रिटर्न लायबिलिटी कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल लायबिलिटी अकरिंग अदर देन रिटर्न लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड इन दिस लेजर। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है विल बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली। ऑल पेमेंट मेड आउट ऑफ कैश और क्रेडिट अगेंस्ट द लायबिलिटी वुड बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली। रिडक्शन ऑफ अनाउंसमेंट इन अमाउंट पेबल ड्यू टू अदर रिटर्न में तो वैसे हमारा कोई आएगा नहीं। रिटर्न के अलावा आपकी क्या लायबिलिटी है, बेसिकली आपके डिमांड वगैरह जो होती है ना, पेनल्टी वगैरह जो आप पे करते हो, तो वो आपका अदर रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी जो है वो पार्ट 2 के अंदर आपका कवर किया जाता है, ठीक है। जो शो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट भेज रहा है, जो पेनल्टीज़ वगैरह लगाता है, तो वो सारा पार्ट 2 के अंदर आपका कवर किया जाता है। राइट सर, अब चलते हैं
लेजर्स में थे हम, और अपना लायबिलिटी लेजर हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं लायबिलिटी लेजर के बाद पेमेंट टुवर्ड डिमांड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड अगर आपकी कोई आई है तो उसके अगेंस्ट आपका पेमेंट जो आपको करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट टुवर्ड डिमांड का जो लेजर होता है ये लेजर बनता है, तो जो आपकी डिमांड रेज हुई कितना आपने पे किया वो आपका यहाँ पर आता है। उसके बाद है नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। तो कंपोजिशन वाला तो मैं आपको अभी समझा नहीं रहा, मैं रेगुलर वाला समझा रहा हूँ। अगर कंपोजिट का काम करो तो उसके लिए ये वाला लेजर रहेगा। मैं समझाता हूँ आपको ये वाला जो रेगुलर के लिए होता है। दो दिख रहे होंगे आपको, एक कंपोजिशन वाला दिख रहा होगा, एक रेगुलर वाला दिख रहा होगा। तो मैं आपको रेगुलर वाला समझा रहा हूँ अभी, तो ये वाला समझाता हूँ। अब नेगेटिव लायबिलिटी लेजर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ये आया, वो आपको मैं उसके पीछे की लॉजिक बताता हूँ। देखिए होता क्या था, जीएसटीआर 3B के अंदर कोई नेगेटिव लायबिलिटी जाती नहीं थी। आप नेगेटिव लायबिलिटी उसमें रिपोर्ट नहीं कर सकते भाई अपनी। लेकिन R1 के अंदर नेगेटिव लायबिलिटी जा सकती थी। अब R1 में नेगेटिव लायबिलिटी, सो नेगेटिव लायबिलिटी कैसे बनेगी? नेगेटिव लायबिलिटी का क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से समझाओ। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट सपोज मैंने एक सेल की महाराष्ट्र में, कितने की? 5 करोड़ की सेल करी। करंट मंथ में मैंने सेल करी, 5 करोड़ का बिल बनाया, बिल के ऊपर जीएसटी लगाया, जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया, सब कुछ हो गया, जीएसटी की रिटर्न फाइल हो गई। 2 महीने बाद उस असाइनमेंट में, कंसाइनमेंट में कुछ इशू आ गया, कुछ दिक्कत आ गई, वो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट मेरा वापस आ गया, कैंसिल हो गई मेरी वो सेल 5 करोड़ रुपए की। अब करंट मंथ में मेरी कोई सेल ही नहीं है। लेकिन अब जब सेल कैंसिल करूंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, बताओ बताओ, आप अकाउंटेंट हो, ये आंसर तो आपको पता होना चाहिए। जब सेल होती है तो हम क्या बनाते हैं, इनवॉइस बनाते हैं। उस सेल को कैंसिल करने के लिए क्या बनाओगे आप, एक क्रेडिट नोट बनाओगे। हाँ सर, ये क्या बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो, क्रेडिट नोट बनेगा। अब जब क्रेडिट नोट बनेगा तो मुझे एक बात बताइए, क्रेडिट नोट तो बना दोगे, R1 में भी डाल दोगे, लेकिन आपका कोई टैक्स लायबिलिटी तो है ही नहीं इस मंथ में। 2 महीने बाद कोई सेल तो हुई नहीं है, टैक्स लायबिलिटी जीरो है। क्रेडिट नोट आपने 5 करोड़ के ऊपर जो भी जीएसटी बना उतने का आपने क्रेडिट नोट बना दिया। अब जीएसटीआर 1 में तो वो चीज़ रिपोर्ट हो जाएगी, बिकॉज जीएसटीआर 1 में नेगेटिव लायबिलिटी लेजर, नेगेटिव वैल्यू जो है वो चली जाती है। लेकिन कुछ सालों पहले तक 3B के अंदर कोई नेगेटिव लायबिलिटी का पॉइंट ही नहीं था। नेगेटिव लायबिलिटी आप ले जा ही नहीं सकते थे वहां पर। तो नेगेटिव लायबिलिटी अगर वहां जाएगी नहीं तो फिर आपको क्या करना होता था, मैन्युअली अपने पास नोट करके रखना होता था, और अगले महीने की जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से आपको फिर वो माइनस करना होता था। तो ये काम मैन्युअली हमको करना होता था। अब मैन्युअली कोई काम होगा तो पोर्टल को कैसे पता चलेगा भाई? पोर्टल में तो मिसमैच आ जाएगा ना। मैन्युअली अगर 3B में माइनस कर दोगे पोर्टल में तो मिसमैच आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक लेजर बनाया गया। 3B के अंदर भी अब नेगेटिव वैल्यू जाती है, और 3B के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू जाएगी वो वहाँ से नेगेटिव लायबिलिटी लेजर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जो भी आपका नेगेटिव अमाउंट जाएगा वो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर में लेट सपोज कि सर 6 महीने बाद मेरी सेल होती है, कोई बड़ा ऑर्डर आ गया मेरे पास, 10 करोड़ का ऑर्डर आ गया, तो वो 10 करोड़ पे जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से जो ये नेगेटिव लायबिलिटी लेजर का बैलेंस है जो आपके पास बचा हुआ है वो एडजस्ट करवा सकते हो। एडजस्ट वहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करेगा कि आपका नेगेटिव लायबिलिटी का इतना बैलेंस है। 3B में मैं आपको ये चीज़ें रिकैप करवाऊंगा, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें कहीं सोच रहे हो कि टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, ये सारी चीज़ें जब 3B फाइल करोगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको नेगेटिव लायबिलिटी लेजर एक बताया था, तो ध्यान रखना ये चीज़ें वहाँ पर दोबारा से आएंगी आपके लिए। तो 3B के अंदर आपका जो 10 करोड़ के ऊपर लायबिलिटी बनी उसमें से नेगेटिव लायबिलिटी एडजस्ट होगी, जो बैलेंस बचेगा उतना ही खाली आपको पे करना होगा। तो इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए नेगेटिव लायबिलिटी लेजर, नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर लेकर के आया गया। उसके बाद एक ये आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा। मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी ब्रीफली। देखो जीएसटी में मैंने आपको बताया जब आप कोई परचेज करते हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको वो मिल जाता है। आईटीसी आप उसका क्लेम कर सकते हो, कैपिटल गुड्स का भी और इनपुट का भी और इनपुट सर्विस का भी। जो भी चीज़ आप ले रहे हो इनवर्ट सप्लाई, उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब उस आईटीसी को जीएसटी पोर्टल ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से पार्ट है सर? एक आईटीसी का जो रिवर्सल है, जो आप रिवर्स करते हो अपना आईटीसी, कई बार क्या होता है रिवर्सल करना होता है आपको आईटीसी, जैसे कि कोई ब्लॉक क्रेडिट हो गया आपका, या आपको इनवॉइस नहीं मिला। जीएसटी के कई सारे प्रोविजंस होते हैं जो आपको आईटीसी लेने में रिस्ट्रिक्शंस पैदा करते हैं।
तो आपको अगर इन्वॉइस नहीं मिला, गुड्स नहीं मिला, ब्लॉक आईटीसी है या आपने पर्सनल नेचर के लिए यूज़ कर लिया, तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करना होता है। अब रिवर्सल हैं दो तरीके के, जीएसटी पोर्टल पर दो टाइप से रिवर्सल को बांटा गया है, एक परमानेंट नेचर का रिवर्सल, एक टेम्पररी नेचर का रिवर्सल। अब नाम से ही पता चल गया होगा, परमानेंट का मतलब क्या होता है कि भाई एक बार आपने रिवर्स कर दिया तो वो हमेशा के लिए रिवर्स हो गया, आप उसको फ्यूचर में कभी रिक्लेम नहीं करोगे। दूसरा होता है टेम्पररी नेचर का रिवर्सल। अब टेम्पररी नेचर का रिवर्सल का मतलब क्या होता है भाई? टेम्पररी नेचर रिवर्सल का मतलब ये होता है कि सर 31 तारीख को इनवॉइस बना दिया दूसरी पार्टी ने, 31 तारीख को गुड्स भी भेज दी, लेकिन माल मेरे पास 2 दिन बाद आया, तो 2 दिन बाद तो मंथ चेंज हो गया, अप्रैल में आया, तो आपको जीएसटी जो आप एलिजिबल हो वो कब हो? अप्रैल मंथ के अंदर आप एलिजिबल हो, बिकॉज जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर आप गुड्स का आईटीसी लेना है तो जब तक गुड्स आपको रिसीव नहीं हो जाती तब तक आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते। अब इनवॉइस तो 31 मार्च का कट गया है, बट गुड्स अप्रैल में रिसीव हुआ है, तो आप आईटीसी अप्रैल में ले पाओगे, और मार्च मंथ में आपको क्या करना होगा? वो आईटीसी रिवर्स करना होगा। लेकिन क्या ये रिवर्सल परमानेंट नेचर का होगा? जी नहीं, ये रिवर्सल होगा टेम्पररी नेचर का रिवर्सल। टेम्पररी नेचर का रिवर्सल आप करोगे और उस रिवर्सल, इसके लिए एक सेपरेट टैब होती है 3B के अंदर, वहाँ पर आप टेम्पररी नेचर का रिवर्सल करते हो, और फिर नेक्स्ट मंथ की जब रिटर्न 3B फाइल करोगे तब आप उसको रिक्लेम कर लोगे। अब आप क्लेम नहीं करोगे, देखो मार्च मंथ के अंदर आपने उसको क्लेम किया, मार्च मंथ के अंदर आपने उसको रिवर्स कर दिया, एक एंट्री तो ये हो गई। अब बारी आएगी जब आप उसके लिए एलिजिबल हो, अप्रैल मंथ का जब आप काम करोगे तो अप्रैल मंथ में तो आप टेम्पररी के लिए अब आप रिक्लेम कर सकते हो ना, तो अब आप उसको क्या करोगे? रिक्लेम करोगे। ठीक है, तो जब आप रिवर्स कर रहे हो कोई एंट्री तो वो रिवर्सल के अंदर चली जाती है, और जब आप उसको रिक्लेम करते हो तो वो यहाँ से एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये एंट्री आपकी यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। अब इस लेजर के अंदर अभी रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आई है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, जो मैं आपको अभी भी समझा देता हूँ, प्लस जब हम इसका प्रैक्टिकल काम कर रहे होंगे दोबारा से इसको रिकैप कराऊंगा। एडवाइजरी क्या आई है? देखो, अब ये लेजर ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग से जीएसटी पोर्टल पर था, ये अगस्त 2023 के आसपास ये वाला लेजर पोर्टल के ऊपर आया। अगस्त 2023 से पहले का जो भी आपका टेम्पररी नेचर का आईटीसी था वो आपको इसके अंदर डालना था, और इसका ओपनिंग बैलेंस आपको रिपोर्ट करना था। सो वो आपको यहाँ पर रिवर्स करने के लिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर देने की फैसिलिटी जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट ने दी थी कि आप जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है, पुराना बैलेंस है जो टेम्पररी नेचर का आपने रिवर्सल किया, आपने एक्सेल में बनाया होगा ना, क्योंकि जीएसटी पर पोर्टल तो था नहीं स्टार्टिंग से, तो वो आप ओपनिंग में रिपोर्ट कर दो। ठीक है, ओपनिंग में आपने वो रिपोर्ट किया, प्लस आप अगस्त 2023 में आया था या 24 में आया था, जब भी आया था 23-24 के आसपास आया था ये वाला लेजर। उसके बाद जब से लेजर आया तब से तो जीएसटी की सेपरेट हमने टेम्पररी रिवर्सल के लिए 3B में एक सेपरेट टैब दे दिया है, तो वो आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना था टेम्पररी नेचर का रिवर्सल, और वहाँ से बैलेंस आ गया होगा। अब आप जो रिक्लेम करोगे ना, उस रिक्लेम के ऊपर इन्होंने लिमिट लगा दी, जो आप रिक्लेम करोगे वो उस जो बैलेंस आ रहा है आपके इस वाले लेजर में, उस लेजर से ज़्यादा को रिक्लेम नहीं कर सकते हो। अभी इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल वर्किंग के साथ जब इसका प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि इसका क्या, इस अमेंडमेंट का जो अभी आई है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। अभी तक तो केवल वार्निंग आती थी, अगर आप इस लेजर से ज़्यादा, जैसे आपके पास लेजर में लेट सपोज आपको जो टेम्पररी नेचर का रिवर्सल पड़ा है वो 1 लाख रुपये का पड़ा है, और आप करंट मंथ में रिक्लेम जो कर रहे हो वो 2 लाख का रिक्लेम कर रहे हो, तो वो कैसे कर सकते हो? उस केस में आपके पास एक वार्निंग आती थी, लेकिन अब वार्निंग नहीं आएगी, वो वैलिडेशन चेक लग गया है, मैक्सिमम लिमिट लग गई है, आप रिक्लेम भी केवल 1 लाख रुपीज़ का ही कर पाओगे। ये मैं बहुत टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, शायद आपको भी ना समझ में आ रही हो, बट टेंशन ना को, जब हम प्रैक्टिकल में आपको 3B सिखाऊंगा ना, तब मैं एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ आपको दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अभी जस्ट मैं आपके एक बार कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल आपको ये चीज़ सिखाऊं तब आप कहीं कैलकुलेशन के चक्कर में बेसिक कंसेप्ट आपके ना इधर उधर हो जाए, इसलिए मैं एक बार कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पर आई थी, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा एक लेजर और बचता है, आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट लेजर। अब इसमें क्या होता है, आरसीएम जो भी आप लायबिलिटी डिक्लेयर कर रहे हो, जीएसटीआर 3B की टेबल 3(1)D होती है, नोट कर लीजिएगा, उसमें हम आरसीएम की लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं। तो जो आप डिक्लेयर कर रहे हो उससे ज़्यादा आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। ये उस चीज़ के लिए लेजर, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला लेजर यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी अब मैंडेटरी हो गई है। पहले ये चीज़ क्या होती थी, वार्निंग आपको आती थी, अब वार्निंग नहीं आएगी, ये वैलिडेशन चेक 3B में लग जाएगा। जितना आपका ओपनिंग बैलेंस है प्लस जो आपने करंट मंथ में लायबिलिटी पे की आरसीएम की, उससे ज़्यादा आईटीसी आप आरसीएम से रिलेटेड
क्लेम नहीं कर पाओगे, वो इंश्योर करने के लिए ये वाला आपका आरसीएम लायबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट का लेजर आ गया है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है इस एडवाइजरी के अंदर, अगर आपका ये नेगेटिव में चल रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि आपकी लायबिलिटी जो है वो कम है और आईटीसी आपने ज़्यादा क्लेम किया हुआ है, तो अगर ये उस आईटीसी ज़्यादा क्लेम किया हुआ है तो वो आपको पे करना होगा, आरसीएम जो की लायबिलिटी जो है वो पे करनी होगी और उस नेगेटिव को हटाना होगा। इसी तरीके से जो आईटीसी मैंने आपको रिक्लेम वाला भी बताया ना, रिक्लेम का लेजर भी अगर आपका नेगेटिव में चल रहा है, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपने रिक्लेम ज़्यादा किया हुआ है और आपके रिवर्सल में कम आ रहा है, तो उस केस में भी आपको क्या करना होगा, उस बैलेंस को रिवर्स करना होगा। जो कम रिवर्सल है आपको रिवर्सल बढ़ाना होगा और टेम्परेरी नेचर के रिवर्सल को 3B में दिखाना होगा। ठीक है, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ये मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। मैं इसका प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाऊंगा, जब 3B की फाइलिंग हम सीखेंगे तब आपको ये चीज़ें और डिटेल में समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए सर, लेजर समझ गया, अब हम चलते हैं रिटर्न्स की तरफ। देखो, क्योंकि मैंने एक रेगुलर टैक्स पेयर का यहाँ पर आपको जीएसटी पोर्टल लॉगिन करके दिखाया है, तो यहाँ पर आपको वही रिटर्न्स दिखेंगी जो एक रेगुलर टैक्स पेयर के लिए अप्लाई होती हैं। ठीक है, यानी GSTR1, GSTR3B आपको दिखेगी, GSTR9 आपको दिखेगी, GSTR9C आपको दिखेगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या नहीं दिखेगा, CMP08 नहीं दिखेगा, बाकी जो भी रिटर्न्स हैं वो इसमें नहीं दिखेंगी। ठीक है, फिर भी मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, क्योंकि देखो 80% काम आपको इन्हीं टैक्स पेयर्स का करना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस इस पर करूँगा। बाकी QRMP भी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं, वो भी सिखाऊंगा, बाकी चीज़ें भी सिखाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले रिटर्न डैशबोर्ड आपको दिखेगा। रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ से आप पीरियड सेलेक्ट करके रिटर्न फाइलिंग की तरफ जा सकते हैं। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो GSTR1 आ जाएगा, GSTR3B, जब तक आप 1 फाइल नहीं करेंगे तब तक 3B आपका आएगा नहीं। तो इस तरीके से आपका 2B यहाँ पर आ जाएगा, 2A आ जाएगा। इस पर मैं भी डिटेल में चर्चा इसलिए नहीं कर रहा रिटर्न्स के ऊपर, क्योंकि बिकॉज मैं तो एक एक रिटर्न के ऊपर आपका एक एक सेशन रहेगा बहुत डिटेल में। ठीक है, अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। राइट, उसके बाद आप आ जाइए सर्विसेज में, आ जाइए रिटर्न्स में, आ जाइए व्यू फाइल रिटर्न में। आप जाएंगे तो जो जो रिटर्न्स आपने फाइल की हैं अपनी, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके, पीरियड सेलेक्ट करके, और जिस रिटर्न को आप चेक करना चाहते हैं, GSTR1 है या जो भी रिटर्न है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, GSTR1 मंथली जाती है वो, तो रिटर्न 25-26, और मंथली कौन से मंथ की, लेट सपोज अक्टूबर की दिखा दो मेरे को, GSTR1। तो यहाँ से आप सर्च करेंगे तो वो रिटर्न आपको यहाँ से दिख जाएगी और आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं उसको। खैर, ये रिटर्न्स हो गया। उसके बाद ट्रैक रिटर्न स्टेटस में जाकर के आप अपनी रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या उसका स्टेटस है, फाइल्ड, वैलिडेटेड बट नॉट फाइल्ड। उसके अलावा रिटर्न्स में और क्या क्या है, ट्रांजिशन फॉर्म आ गए, इसकी तो वैसे ज़रूरत अब पड़ेगी नहीं। ITC फॉर्म्स आ गए, तो ITC फॉर्म जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको ITC फॉर्म सिखाऊंगा किस तरीके से फाइल किए जाते हैं। जैसे ITC 01 है, ITC 02 है, 02A है, ITC 03, ITC 04। तो ये स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं, तो जहाँ जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको ये भी सिखाता हुआ चलूँगा। जैसे कुछ फॉर्म मैंने आपको कंपोजिशन के अंदर सिखाए होंगे, कुछ फॉर्म मैं और दूसरी जगह पर सिखाऊंगा, तो जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको ITC फॉर्म्स भी सिखाता हुआ चलूँगा। उसके बाद आते हैं एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न तो आप डिटेल में सीखोगे, GSTR9 और 9C की फाइलिंग वो आप सीखोगे। उसके बाद होता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। अब ध्यान करो, जब मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा था तब मैंने आपको बताया था कि TDS किसको फाइल करना होता है, GSTR7 फाइल करनी होती है, किसको, गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसको GST TDS काटना होता है, GSTR7 में वो रिपोर्ट करना होता है। अब जो आपका वो GST TDS काटा हुआ है उसको आप क्लेम कहाँ से करोगे, क्लेम किया जाता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव वाले रिटर्न जो होती है, ये आपको वहाँ फाइल करनी होती है। इसी तरीके से ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है वो आपका क्या काटता है, TCS कलेक्ट करता है, GST TCS उसको बोलते हैं, वो 1% होता है। तो वो आप क्लेम कहाँ से करोगे, उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। TDS एंड TCS एक ही रिटर्न के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो उस पीरियड का डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे, नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन टूल। इतना इम्पॉर्टेंट टूल है ना ये, मतलब इससे इम्पॉर्टेंट टूल आपको GST पोर्टल पर नहीं मिलेगा। आप डिपार्टमेंट के नज़रों में आने से, नोटिस से बच सकते हैं अगर आप इस टूल को यूज़ करना जानते हैं, उस टूल को एनालाइज करते हैं। तो क्या होता है इस टूल के अंदर, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, अब देखो GST की रिटर्न तो मंथली जाती है, अब आपको पूरे साल का देखना है, तो अब एक एक महीने की रिटर्न डाउनलोड करो, उसको वो बनाओ, बहुत दिक्कत होती थी।
इसीलिए ये वाला टूल बहुत हेल्पफुल रहता है। आप इस टूल के अंदर जाओगे, मैं पर्सनली इस टूल का यूज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ एनालाइज़ करने के लिए कि किसी टैक्स पेयर का अगर मुझे देखना है पूरे साल का क्या डेटा रहा है, तो मैं अलग अलग हर महीने की R13 भी थोड़ी डाउनलोड करूँगा। जैसे मुझे 25-26 का इस टैक्स पेयर का देखना है तो मुझे यहाँ पर पूरा डेटा दिखा देगा भाई। ये देखो आपके सामने डेटा आ गया कि लायबिलिटी एज पर GSTR1, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। लाइक ये पूरा डेटा है और एक्सेल में लेट सपोज मैंने ये डाउनलोड कर लिया एंड डाउनलोड करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पूरा लायबिलिटी का डेटा आ जाएगा। सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी की समरी आ जाएगी, है ना। यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने R1 में ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी दी हो, 3B में कम पे किया हो। तो ये देखो आपको एक नवंबर मंथ ऐसा दिखेगा यहाँ पर, भाई R1 में ज़्यादा आ रहा है और 3B में पे ही नहीं हुआ है, ये कम आ रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, जब भी आप काम कर रहे हो ना, ध्यान रखो फाइनेंशियल ईयर में आप इसको क्या करो, पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसको ठीक कर दो, अदरवाइज नोटिस पक्का आने वाला है। अब देखो ये माइनस में मेरी फिगर जा रही है, इसका मतलब R1 में मैंने ये लायबिलिटी दिखाई हुई है 1,32,000 की एंड 3B में केवल 1,600 की पेमेंट की है। तो ये जो एक्सेस है ये मेरा माइनस में शो हो रहा है। अगर मैंने नेक्स्ट मंथ इसको ठीक नहीं किया, पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखना है आपको, फाइनेंशियल ईयर में देखना है, यहाँ पे आपका ये 0 होना चाहिए या 3B में एक्सेस होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3B में कम पेमेंट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर। और उसके अलावा ITC आ जाएगा इसके नेक्स्ट कॉलम में। आप इस पर आगे करोगे, ये ITC आपको दिखा देगा कि ITC GSTR 3B में कितना है और GSTR 2B में कितना क्लेम किया है आपने। तो देखो अगर आप 2B से क्लेम करते हो तो 2B और 3B के अंदर सेम ITC आपका आएगा। अदरवाइज 2B में ज़्यादा है और 3B में कम है वो भी चलेगा, बट 3B में एक्सेस ITC नहीं होना चाहिए। ये कुछ चेक्स होते हैं जो आपको लगा करके यहाँ पर चलने होते हैं, वो आपको यहाँ से देखने होते हैं। इसके बाद पहला पॉइंट तो आपका आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी और ITC की एक समरी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा टैक्स लायबिलिटी को खाली आपको एनालाइज करना है, तो I में कितना, C में कितना और S में कितना, इन तीनों में क्या डिफरेंस आ रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो टैक्स लायबिलिटी लेजर के अंदर से। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज कितना आ रहा है, वो रिवर्स चार्ज आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि भाई रिवर्स चार्ज में कितना आपका 2B में आ रहा था और 3B में आपने उसकी पेमेंट कितनी की है। ठीक है, अब 2B में सारा RCM का आता नहीं क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो 2B में तो आएगा नहीं आपके, वो तो आपको डायरेक्टली 3B से ही पे करना होगा। तो पॉइंट इज़ दैट कि 2B से ज़्यादा ही होना चाहिए आपका यहाँ पर 3B के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद आपका SEZ के ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो आपका यहाँ पर आ जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरे ईयर की। अच्छी चीज़ यहाँ पर यही है कि आपको पूरे ईयर का डेटा यहाँ पर मिल जाता है। और इनपुट, और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, GST डिपार्टमेंट की तरफ से भी इन चीज़ों को ही एनालाइज किया जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों को मैच करके चलते हो ना, तो आप बहुत सारे नोटिस को अवॉइड कर सकते हो इंस्टेंटली। तो आपको किसी भी क्लाइंट का डेटा चेक करना हो, एनालाइज करना हो उसका केस, तो आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। ये आपको यहाँ पर ITC का डेटा मिल जाएगा कि भाई 2B में कितना था और 3B में आपने कितना क्लेम किया, हेड वाइज आ जाएगा यहाँ पर C, S और I के अंदर कितना था और कितना आपने उसको क्लेम किया है, तो हेड वाइज इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का कितना डेटा है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एंड उसका ITC कितना आपने क्लेम किया है, तो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी 3.1.D में कितनी रिपोर्ट की और कितनी क्लेम की। ये बेसिकली आपका वही वाला लेजर है काइंड ऑफ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक लेजर बताया था ना, RCM का लेजर था, जो RCM और ITC स्टेटमेंट लेजर, ये वही लेजर है। यहाँ पर यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कितना कितना आपने जो है रिवर्स चार्ज के अंदर पे किया है, ये 3.1D के अंदर, कितना उसको क्लेम किया है। तो ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर आप नीचे देखोगे ना, तो नीचे देखो मेरा इक्वल आ भी रहा है, ये मेरा है, ये इसके इक्वल, देखो ये इक्वल है ना। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो एनालिसिस होता है वो हर टैक्स पेयर का ज़रूर करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट समरी होती है इसकी। चलिए अब उसके बाद चलते हैं रिटर्न्स के अंदर ही जाएंगे, और रिटर्न्स के अंदर ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। अब हम जो अभी मंथली के अंदर है, अगर हमको क्वार्टरली के अंदर ऑप्ट इन करना है तो हम यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं क्वार्टरली रिटर्न के लिए भी। अब क्वार्टरली रिटर्न में ऑप्ट करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपका टर्नओवर जो है वो बिलो द लिमिट होना चाहिए, 5 करोड़ के अंडर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अभी आप देखेंगे तो Q4 के लिए हम एलिजिबल हैं। Q4 में हमारा मंथली हो रखा है,
ठीक है। तो अगर आप यहाँ क्वार्टरली करके सेव करेंगे 31 जन, ये डेट दिया होगा कब तक आप इस फॉर्म को अवेल कर सकते हैं, ये आपको उसकी डेट दी होती है। तो ये वाला हमारा ग्रीन के लिए हम अभी एलिजिबल हैं। अगर हमको क्वार्टरली करना है तो हम Q4 के लिए इसको कर सकते हैं। ये हमारी डेट है, इस डेट तक हमको ये क्वार्टरली सेलेक्ट करना होगा। सेव करके कंटिन्यू करेंगे तो हम क्वार्टरली के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बट हम क्वार्टरली कर नहीं रहे, मेरे को जस्ट आपको ये दिखाना ही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिटर्न्स के अंदर आपको मिलेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS डैशबोर्ड। वैसे IMS पे हम डिटेल सेशन भी आपका एक लूँगा जहाँ मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पर इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई दोनों का आपको IMS मिल जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब जो आपने अपनी GSTR 1 के अंदर दिखाया होगा वो आपका काउंटर पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया, डीम्ड एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, वो आपका शो होगा। जैसे मैं आपको शो करता हूँ 25-26 का, लेट सपोज मैं आपको नवंबर मंथ का दिखाता हूँ GSTR 1 का। तो मैंने जो पार्टी को दिया था B2B का आएगा खाली, B2C में तो वो एक्सेप्ट रिजेक्ट का कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो B2C के अंदर, B2B के अंदर अगर आप देखोगे तो मेरी काउंटर पार्टी ने उस पर क्या एक्शन लिया वो आपको यहाँ दिख जाएगा कि भाई इन सब ने एक्सेप्ट किया और इसने नो एक्शन लिया। तो नो एक्शन भी क्या हो जाता है, वो डीम्ड एक्सेप्टेंस ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक्शन दे सकते हैं। इसने भी नो एक्शन लिया तो ये भी डीम्ड एक्सेप्ट हो गया होगा, ये भी डीम्ड एक्सेप्ट हो गया होगा, बाकी इन पार्टियों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रिजेक्ट किया उन्होंने वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर दूसरी पार्टी कोई क्रेडिट नो रिजेक्ट करती तो मैं 3B में ऐड होता है, वो भी मैं यहाँ से ही चेक कर सकता हूँ। ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, टेंशन ना लो। IMS का तो आपका डिटेल सेशन एक अलग से रहेगा जहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल वर्किंग के साथ चीज़ें समझाऊंगा सारी की सारी। ये आपका आउटवर्ड सप्लाई हो गया। इनवर्ड सप्लाई इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी परचेज होती हैं वो आपकी इनवर्ड सप्लाई के अंदर आती हैं। तो जो आपके यहाँ पर इन्वॉइसेज होते हैं वो इन्वॉइसेज आपके यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कि ये सारे आपके इन्वॉइसेज है, इस पर आप एक्शन ले सकते हैं। एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट कीजिए, कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वो डीम्ड एक्सेप्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका IMS आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, बिकॉज आपका जो 2B जनरेट होता है वो IMS की हेल्प से जनरेट होता है। और IMS में एक्सेप्ट रिजेक्ट करके आप अपने 2B को भी चेंज कर सकते हो। तो समझेंगे इसको आगे डिटेल में समझेंगे। इंपॉर्टेंट है ये IMS अपना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद चलते हैं पेमेंट की तरफ। चालान वगैरह आपको बनाना है, आप यहाँ से चालान जनरेट कर सकते हो। बाकी चालान के लिए जो रेगुलर टैक्स पर होता है वो 3B जब फाइल करते हैं तो 3B के टाइम पे चालान जनरेट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको अलग से यहाँ जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वहीं से आप डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो। बाकी यहाँ से अगर सेपरेटली भी जनरेट करना चाहते हो यू कैन जनरेट दैट चालान एज वेल। सेव चालान यहाँ पर आ जाएगा, चालान हिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी। एप्लीकेशन फॉर डेफर पेमेंट या इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करनी है उसके लिए एप्लीकेशन आप यहाँ से मूव कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट कैलेंडर आपका आ जाएगा। ग्रीवेंस PMT 07 में ग्रीवेंस, अगर आपका बैंक से पेमेंट डिडक्ट हो चुकी है बट आपके लेजर में नहीं आई है तो 24 आवर्स के बाद आप PMT 07 की हेल्प से ग्रीवेंस भी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यूज़र सर्विसेज। अब यूज़र सर्विसेज बहुत डिटेल्ड है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन अगर सेव किए तो माई सेव एप्लीकेशन में आएगा। DRC 03 बेसिकली आप वॉलेंट्री कोई भी टैक्स की पेमेंट अगर आप करना चाहते हो तो वो आप DRC 03 की हेल्प से भी कर सकते हो। ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। एक तो आप GSTR 3B की हेल्प, GSTR 3B से तो टैक्स की पेमेंट कर सकते हो, बट कई बार क्या होता है जैसे पुरानी कोई लायबिलिटी और वो आप पे करना भूल गए तो DRC 03 में आप वॉलेंट्री पेमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद नोटिस या इंटीमेशन जो आपको इशू की गई वो आपको यहाँ पर शो होंगी। आपकी जो एप्लीकेशन जो आपने सबमिट कर दी है, फाइल कर दी है, वो यहाँ शो होगा। सेव के अंदर जो अभी फाइनल सबमिशन नहीं हुआ वो सेव में जाएगा, जो फाइनल सबमिट हो चुकी है वो माई एप्लीकेशंस में जाएगा। सर्टिफिकेट हैं, जो GST नंबर वगैरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट के अंदर। उसके बाद व्यू नोटिसेज एंड अदर्स, यहाँ पर भी आपके नोटिसेज और ऑर्डर्स भी आपके यहाँ आते हैं। उसके बाद जो सबमिशंस आपने की हैं वो आपके यहाँ आ जाएंगी। HSN कोड सर्च करना है, ये तो आपको लॉगआउट वाले ऑप्शन में भी मिलता है फैसिलिटी। हॉलीडे लिस्ट है, ये भी मिलती है वहाँ पर, फीडबैक भी मिलता है। LUT अगर आप फर्निश करना चाहते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 0 रेटेड के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो LUT आपको फर्निश करनी होती है एवरी ईयर, वो आप यहाँ से फर्निश कर सकते हैं। जो LUT आपने सबमिट की है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। GST प्रैक्टिशनर्स आप लोकेट करना चाहते हैं यहाँ से लोकेट कर सकते हैं। एंगेज के लिए यहाँ से एंगेज कर सकते हैं। ITC 02 पेंडिंग फॉर एक्शन, जो है ITC 02 के ऊपर कोई एक्शन लेना है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। एडिशनल नोटिस जब भी आप देख रहे हो तो 2 जगह देखिएगा, यहाँ पर भी देखिएगा और एडिशनल नोटिस इन दोनों के अंदर ही देखिएगा। कई बार नोटिस एडिशनल के अंदर आते हैं, कई बार व्यू नोटिस के अंदर आते हैं। कॉज लिस्ट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर, अब ये फैसिलिटी कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर आ तो चुकी है बट प्रैक्टिकली इसका कोई इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है और इसका कोई रेलिवेंस भी नहीं है, एज़ पर लॉ भी कुछ नहीं है। मतलब आप अपनी दूसरी पार्टी से कम्युनिकेट कर सकते हो,
कि भाई आपने अपना इनवॉइस सही से नहीं चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, बट उसकी लीगल बैकिंग क्या है? लीगल बैकिंग कुछ भी नहीं है। जस्ट इससे वो तो आप मेल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, मेल भी बहुत दूर की बात है, व्हाट्सएप पे कर लो। उसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर का यूज़ क्यों करोगे? खैर इन्होंने फैसिलिटी दी हुई है तो कर सकते हो आप, अदरवाइज़ इसका कोई ज़्यादा स्पेसिफिक यूज़ तो मुझे दिखता नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ लोग रील्स बनाते हैं, लाखों व्यूज़ आ जाते हैं, उसके बाद करोड़ों व्यूज़ आ जाते हैं। लोगों ने इस पे वो बनाया है कि आप जो है जीएसटी पोर्टल से नोटिस भेज सकते हो। अरे जीएसटी पोर्टल से नोटिस थोड़ी जाता है, ये तो जस्ट आपका कम्युनिकेशन है कि आप दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट कर रहे हो कि भाई तुमने मेरा इनवॉइस की अमाउंट गलत डाली है या मेरा इनवॉइस तुमने अपडेट नहीं किया। जस्ट वो कम्युनिकेशन होती है, इसकी कोई लीगल ऐसा नहीं होता कि आप लीगल नोटिस उसको भेज रहे हो। तो वो चीज़ है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर वाली फैसिलिटी। ये भी अभी कुछ इसको हो गया काफ़ी टाइम, बट ये ऐसे ठंडे बस्ते में ही रहती है, इसका ज़्यादा कोई यूज़ तो हमने तो किया नहीं भाई आज तक यूज़ किसी टैक्स पेयर के लिए। ये आपके मास्टर आ जाएंगे, अगर कोई मास्टर आप सेव करते हो, जैसे रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे यहाँ पे मास्टर ऐड कर सकते हो, तो बार बार आपको जीएसटी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इस बिल ऑफ एंट्री आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, PMT 03A की एंट्री यहाँ से आ जाएगी। एडवांस रूलिंग सर्च कर सकते हो। GTA को कुछ फॉर्म सबमिट करने होते हैं, अगर आप GTA हैं तो मेरे GTA वाले सेशन देखिएगा, वहाँ मैंने आपको समझाया है, वो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। अपना रिफंड वेरीफाई करना है वो आप यहाँ से RFN वेरीफाई कर सकते हो। ये आपकी यूज़र सर्विसेज थी। अब यूज़र सर्विसेज बहुत वास्ट है, मैं अभी इसमें जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको अकॉर्डिंगली समझा दूंगा कैसे आपको सर्च करना है, कैसे यूज़ करना है। जैसे मेरी लिटिगेशन की क्लासेस जब होंगी तब मैं आपको ये नोटिस के अंदर समझाऊंगा कैसे आपको ये सब करना, एप्लीकेशंस के अंदर कैसे मूव करनी होती है, अपील कैसे मूव करनी होती है, वो सब वहाँ सिखाऊंगा। रिफंड के अंदर रिफंड कैसे ट्रैक करना होता है। तो अलग अलग सेशंस के अंदर ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर यूज़ होती हैं। बहुत वास्ट चीज़ है यूज़र सर्विसेज के अंदर, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है आपको, ठीक है, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। रिफंड्स के अंदर एप्लीकेशन फॉर रिफंड यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद रिफंड प्री एप्लीकेशन फॉर्म ये आ जाएगा, सेव एप्लीकेशन, ट्रैक एप्लीकेशन, रिफंड और आइस गेट का स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपने इनवॉइसेस का। बेसिकली रिफंड वाले सेशन जब हमारे होंगे तब मैं इन सभी टैब्स को भी डिटेल में समझाऊंगा आपको। हमारा जो ये वाली रिटर्न की सीरीज़ रहेगी इसमें रिटर्न्स जो है इस पर फोकस ज़्यादा रहेगा। ई वे बिल सिस्टम, ट्रैक एप्लीकेशन सिस्टम, ये तो खैर छोड़ो, इस पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं। तो ये आपका पूरा एक तरीके से डैशबोर्ड होता है। अब डैशबोर्ड पे आप जाओगे, ये आपका डैशबोर्ड होगा जहाँ पे आपके सारे लेजर का बैलेंस दिखाएगा, कितना कितना आपके लेजर के अंदर बैलेंस है, कितना आपका टर्नओवर है वो यहाँ पर दिखाता है। एनुअल टर्नओवर आपका कितना है वो दिखाएगा। अच्छा, कई बार ना ये अपडेट नहीं होता है, थोड़ा लेट से भी अपडेट होता है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर थोड़ा माइंड में रखिएगा। कई बार टाइम लगता है इसको अपडेट होने में ना, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ऑर्डर फॉर अमेंडमेंट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। सेव फॉर्म यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो व्यू प्रोफाइल में जाके आप अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। इस तरीके से मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया है जीएसटी पोर्टल का। आगे के सेशंस में मैं आपको इसके ऊपर वर्किंग, प्रैक्टिकल वर्किंग, कॉम्पिटिशन्स और जो हमारी रिटर्न्स हैं उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।